अच्छा, बीजेपी जिताने की सजा है, यानी कि आप समझ सकते हैं छोटे से बच्चे ने एक गीत के माध्यम से बता दिया कि ये कुर्सी है कोई जनाजा तो नहीं, ये कुर्सी है कोई जनाजा तो नहीं। अगर आप कुछ कर नहीं सकते तो उठ जाइए। कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या बेटी बचाओ? ऐसे बेटी बचाओ कि वो अगर बस में जाती है तो उनका रेप कर दिया जाता है, अगर वो जॉब पे जा रही है तो उनका रेप कर दिया जाता है। क्यों बेटी आया इस तरह से यहाँ पे फांसीवाद है। हम देख रहे हैं कि एक ऐसा खतरा जो खतरा नहीं है, काल्पनिक खतरा बताया जा रहा है हिंदुओं को और काल्पनिक दुश्मन खड़ा कर दिया जा रहा है। वो दुश्मन कौन है? मुसलमान। तो लगातार एक ऐसे छलावे में जनता को बझा लिया जा रहा है। कभी कहीं दंगा करा दो, कभी चुनाव है तो केरला स्टोरी जैसी मूवी निकाल दो, कश्मीर फाइल जैसी मूवी निकालो, गोदी मीडिया के माध्यम से, IT सेल के माध्यम से, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से, तमाम इन चीज़ों के माध्यम से लोगों के दिमाग पे कब्जा किया जा रहा है, लोगों के दिमाग में नफरत बोया जा रहा है और ये बहुत सफल भी हो रहा है एक हद तक। सोया हुआ था कांग्रेस, जो कि बेकार ही बात है। आप देश के सबसे बड़े ऑपोजिशन हैं, आपको ये ज़रूरत ही नहीं फील हो रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं फील हो रही है। मोदी को आने देने में एक बहुत बड़ा हाथ है कांग्रेस का। कहते हैं जब मुद्दों की बात आती है तो मुद्दों के लिए छोटे छोटे बच्चे भी सड़क पर आ जाते हैं। और आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आईना दिखाने के लिए और अपनी बात को रखने के लिए एक छोटी सी बच्ची हमारे साथ मौजूद है। यहाँ पर 5 साल इसकी उम्र है। नाम क्या बेटा आपका? इशिता चौहान। इशिता चौहान, आप क्या कहना चाहती है, क्या सुनाने वाली हो आप? गैस का सिलेंडर। सुनाइए। गैस का सिलेंडर 1200 हुआ है, महंगाई वाला ये पेच क्यों फंसा है? पीजे पीजे जिताने की सजा है, रेल का किराया दोगुना हुआ है, आम आदमी का निकला दुआ है। पीजे पीजे जिताने की सजा है। बीजेपी जिताने की सजा है, मतलब बीजेपी को नहीं जिताना है? बीजेपी जिताने की सजा है। अच्छा, बीजेपी जिताने की सजा है, यानी कि आप समझ सकते हैं छोटे से बच्चे ने एक गीत के माध्यम से बता दिया कि जहां सिलेंडर 400 रुपए का हुआ करता था वहां 1200 का हो चुका है। ये सब कुछ जो है वो बीजेपी जिताने की सजा है। और कुछ कहना चाहेंगे बेटा आप? और सुनाना है कुछ? वो सुना दो, अपने लिए जिए तो सुना दो। अपने लिए जिए तो क्या जिए, ये दिल जमाने के लिए। इंसाफ के डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है हमारा, नेता तुम ही हो कल के। नेता तुम ही हो कल की, यानी कि देखिए यहाँ पर छोटे बच्चों ने साफ तौर पर ये कह दिया है कि बीजेपी को नहीं जिताना है, हम हैं नेता कल की। यानी कि आप समझ सकते हैं कि अब आने वाले समय में छोटे छोटे बच्चे भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरते नजर आएंगे और इनके जो साथ में उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। ये छोटी सी बच्ची है, अपने दर्द को बयां कर रही है। क्या आपको लगता है कि ये दर्द हकीकत में दर्द है? क्योंकि छोटी छोटी जो 5 साल की बच्ची है। बिल्कुल, देखो ये छोटे छोटे बच्चे हैं, कहीं ना कहीं इनको इनके जो माता पिता हैं कहीं ना कहीं इनको पढ़ाने में असमर्थ हैं। क्योंकि आजकल देखो आज दिन पे दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, स्कूलों के फीस बहुत महंगे हो जा रहे हैं। जो गवर्नमेंट स्कूल है उनको दिन पे दिन निजीकरण किया जा रहा है, प्राइवेट स्कूल दिन पे दिन उठाया जा रहा है। अब जो उनके माँ बाप हैं वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे इनको कहीं एजुकेशन के लिए, तो कहीं ना कहीं छोटे छोटे समुदाय कहीं कहीं जो छोटे छोटे एजुकेशन जो घरों में पढ़ाते हैं वहाँ जाके बच्चे पढ़ रहे हैं। बच्ची के साथ ही हैं? हाँ, मैं उनका पिता हूँ उनका। बहुत अच्छी आप शिक्षा दे रहे हैं। छोटी सी बच्ची ये समझ रही है कि मुद्दे क्या हैं, ये समझ रही है कि राजनीति क्या है, राजनीति का स्तर क्या है। लेकिन आज छोटी छोटी बच्चियां जब इतनी बड़ी बात कह रही हैं तो सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि मणिपुर में बच्चियां रह रही हैं, उनके साथ जो वीडियो सामने आ रहा है उस वारदात को आप कैसे देखते हैं? क्या सच में बच्ची और बेटियां सुरक्षित नहीं है सर? बिल्कुल 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 सुरक्षित नहीं है। देखिए अगर हमें वीडियो वायरल करके अगर दिखाना पड़े सरकार को तो ऐसी सरकार का फ़ायदा क्या? वहाँ की जो प्रशासन थी वो क्या कर रही थी? जो अब ये देश वो मणिपुर में घटना हुई तो वहाँ का जो प्रशासन था क्या कर रहा था? कहीं ना कहीं उस सरकार जो वहाँ के जो मुख्यमंत्री को उनको इस्तीफा देना चाहिए इस चीज़ पे, क्योंकि वहाँ की सरकार बिल्कुल भी निकम्मी हो चुकी है। अगर ऐसा घटना हुई तो उस घटने पर उनको बहुत मजबूती से काम करना चाहिए था, मगर ये सरकार सोती रही और जो हमारे गृह मंत्री हैं वो भी सोते रहे, हमारे प्रधानमंत्री हैं वो भी सोते रहे। जब ये वीडियो वायरल हुआ उसके बाद भी देखो आज बड़ी बड़ी गोदी मीडिया कहाँ गई? वो उन्होंने कोई मुद्दा उठाया? नहीं उठाया। वो तो एक अब जो भी नए बाबा हैं, क्या नाम उनका, शायद धीरेन्द्र शास्त्री, उनके मुद्दों को उठाई जा रही है कि ये बाबा ने वो कर दिया, चमत्कार कर दिया। अरे अगर बाबाओं से देश चलेगा तो इन पढ़े लिखे लोगों का क्या फायदा? लेकिन यूपी में भी तो बाबा हैं। नहीं, उन बाबा ने क्या करा? उन बाबाओं ने देखो ना उत्तर प्रदेश में लखनऊ में
आज से 1-1.5 साल पहले जो लखनऊ में युवा जो रोजगार पे मुद्दे पे वो आंदोलन कर रहे थे, तो वहाँ की प्रशासन ने उन पर डंडों से बहुत दबादब डंडे बजाए, उनमें उनको मुर्गा बनाया, उनको बाथरूम में बंद करके मारा गया। वहीं देखा होगा आपने कि जो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, उनको कावड़ लेने जा रहे थे, उनके ऊपर फूल बरसाने का काम कर रहे थे। तो क्या ये देश बाबाओं से चलेगा? यह देश बाबाओं पे चलेगा? नहीं चलेगा ना। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि शिक्षा पे ज़्यादा से ज़्यादा इनको ध्यान देना चाहिए। बेरोजगारी हो रही है, बेरोजगारी पे ध्यान देना चाहिए। सरकार कुछ नहीं कर रही है। अगर ये सरकार इन पर काम नहीं कर रही है, अपने मुद्दों पे नहीं उतरेगी, तो 2024 में सरकार को हम उखाड़ फेंकेंगे। आप किसको वोट करेंगे, क्योंकि इंडिया अलायंस हो चुकी है? हम इंडिया के साथ हैं। इंडिया के साथ बिल्कुल। तो देखा आपने यहाँ पर इंडिया के साथ होने की बातचीत कही गई है, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर निकल कर ये आती है कि क्या आने वाले समय में और लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम स्नेहा। इसलिए मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अब जब यहाँ पर आप पहुँचे हैं, क्या आपको लगता है कि सरकार रोजगार आप तक नहीं पहुँचा रही है? नहीं, मतलब मैं अभी फर्स्ट टाइम आई हूँ, मतलब धीरे धीरे, मतलब फर्स्ट टाइम आई हूँ तो मुझे उतना पता नहीं है। फिर भी मतलब मोदी जो है वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बोल रहे हैं, पर उन पे कुछ भी रिएक्शन नहीं किया है। आप एक बेटी है, मणिपुर का वो वीडियो सामने आया था जिसमें महिलाओं के साथ क्या कुछ हुआ है। क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री उन बेटियों के सम्मान के लिए न्याय दिला पाएंगे? नहीं, मुझे तो बिल्कुल नहीं लग रहा है, क्योंकि जब तक पूरी पब्लिक एक साथ मतलब आवाज़ नहीं उठाएगी तब तक कुछ नहीं होने वाला। मुझे नहीं लग रहा मोदी कुछ करेगा। मोदी नहीं, यहाँ पर कहना है कि मुझे नहीं लग रहा है कि मोदी कुछ कर रहे हैं। अब देखना ये पड़ेगा कि आखिर आने वाले समय में मणिपुर के मुद्दे को लेकर देश के प्रधानमंत्री चुप्पी तोड़ेंगे। एन बीरेन सिंह के इस्तीफे की मांग की जा रही है। इस्तीफा क्या लिया जाएगा, क्योंकि मणिपुर का मुद्दा सिर्फ मणिपुर का नहीं, पूरे देश का मुद्दा बन चुका है। ज्वलंत मुद्दों के माध्यम से यहाँ पर पूरी जनता आवाज उठा रही है, बेटियां आवाज उठा रही हैं। अब होगा क्या निर्णय, ये वक्त तय करेगा। युवाओं की रोजगार को लेकर लगातार आप जंतर मंतर पहुंच चुकी हैं। आप भी एक युवा जो है बेटी, आपको लगता है कि देश के प्रधानमंत्री आप सभी की आवाज को जो है सुनेंगे? आवाज़ को सुनना होता उनको, तो अभी जो हम इससे पहले यहाँ पे पहलवान बेटियाँ बैठी थी, बहनें बैठी थी, उन पे नहीं हुआ। डुगू खड़ी हो जाओ। उन पे कोई जवाब नहीं दिया गया अभी उनसे। हमें नहीं लगता कि यहाँ पे आ करके, लेकिन हम ऐसे ही लड़ाई लड़ते रहेंगे जब तक कि वो जवाब देंगे नहीं, या तो वो कुर्सी छोड़ेंगे नहीं। देखो ने अभी ये जो मणिपुर में ये हत्याकांड हुआ है, मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्या बेटी बचाओ? आप इस तरीके से बेटी बचाएंगे और इस तरीके से बेटी पढ़ाएंगे कि बीए का जो 3 इयर्स का था वो 4 इयर्स कर दिया गया है। इस तरीके से पढ़ेंगी बेटियां? आपने सरकारी स्कूलों में कहीं, जैसे कि अब दिल्ली में ही ज्यादातर सरकारी स्कूल है। मैं आई हूँ खोड़ा से, ठीक है, खोड़ा की बात करती हूँ। खोड़ा में कहीं भी सरकारी स्कूल नहीं है। क्या इस पे मोदी को काम नहीं करना चाहिए या योगी को काम नहीं करना चाहिए? वहाँ की मुख्यमंत्री योगी है, तो उनको इस चीज पे काम नहीं करना चाहिए? वो काम किस चीज पे कर रहे हैं? हिंदू और मुस्लिम को, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम करने से ये देश नहीं चलने वाला। क्या इससे पहले देश नहीं चलता था? क्या इससे पहले देश में इससे ज्यादा नौकरियां थी और इससे ज्यादा लोग अच्छे से रहते थे और इससे ज्यादा मिलजुल कर रहते थे? लेकिन अब लोगों को, अब जो लड़के हैं, जो कुछ बाहर लड़के जो एजुकेटेड है, चलो उनको तो पता चल जाता है, लेकिन इतना धर्म का पट्टी बांध दिया गया है उनकी आंखों पे कि उनको सिर्फ धर्म दिख रहा है। धर्म, मेरा कहना यह है कि किसी भी चीज में, किसी भी मुद्दे में धर्म को मत लाओ। हर इंसान एक इंसान के लिए बात करो। हिंदू मुस्लिम की राजनीति पर चर्चा कर रही है, तो ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति खत्म कैसे होगी? खत्म, ये तो हमारे मोदी जी जब तक रहेंगे तब तक तो शायद नहीं ही हो पाएगा, क्योंकि जिस तरीके से अभी दिखाया जा रहा है, अभी इसका केस आया था मणिपुर वाला, लेकिन जो सीमा हैदर वाला इतने दिनों से चल रहा है वो दिखा रहे हैं आप, लेकिन इस चीज पे आपने अभी तक ना जवाब दिया है, ना इसका जो राय लेना था वो लिया है। जिक्र किया, 2 सवाल मैं आपसे करूंगा। क्या सीमा हैदर आपको जासूस लगती हैं? कहा जा रहा है कि वो तो अपने प्यार के लिए सरहद पार करके आ गई। देखो, अगर कोई प्यार करके आता है या किसी भी आता है, लड़की को वो एक लड़की अपनी क्या कहें, उसको एक माइनॉरिटी है, वो अपना कर चुकी है, जो भी उसको करना है वो कर रही है, ठीक है। वो वहाँ से यहाँ आई, यहाँ से भी तो मीनू हाँ, जो यहाँ से अंजू जो यहाँ से गई है, तो क्या हम वहाँ पे पाकिस्तान वाले ये कह के उड़ा रहे हैं कि ये हिंदुस्तान का माफिया है? पाकिस्तान वाले अंजू को जो है प्यार दे रहे हैं, प्लॉट देने की बात कर रहे हैं, लेकिन सीमा हैदर भारत की नागरिकता मांग रही है, तो सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इसको आप कैसे जा रहे हैं? उसको अलग अलग मुद्दों से भटकाया, उसको इतनी तरीकों से मतलब बेइज्जती की जा रही है सोशल मीडिया पे ले जा करके, उसको मतलब उसकी इज्जत को फालूदा कर दिया गया है। क्या पाकिस्तान वाले ऐसा कर रहे हैं?
क्या पाकिस्तान वाले उनको इज्जत ही तो दे रहे हैं ना। तो आप सीमा के समर्थन में हैं, आपको लगता है कि नागरिकता मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए। मेरा सवाल मणिपुर को लेकर रहेगा कि क्या मणिपुर का जो वीडियो आपने देखा, जो जिस तरीके का आया, देश के प्रधानमंत्री शांत हैं, चुप्पी तोड़ेंगे और इस्तीफे की मांग की जा रही है। चाहिए, तोड़ना चाहिए। देखो मोदी जी, मैं एक लाइन कहना चाहूंगी, अभी कुछ टाइम पहले ही मैंने ये लाइन बनाई थी कि ये कुर्सी है कोई जनाजा तो नहीं, ये कुर्सी है कोई जनाजा तो नहीं, अगर आप कुछ कर नहीं सकते तो उठ जाइए। ऐसा तो नहीं है कि आप यहाँ से उठ नहीं सकते। अगर आप देश की जनता के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं तो आप कुर्सी छोड़ दीजिए। मेरा साफ कहना ये है। न्याय मिलेगा बेटियों को? न्याय तो लेके रहेंगे ना, अगर आप नहीं देंगे तो आपको जाना होगा। कैसे लेंगे? क्योंकि आप 2024 में जो इलेक्शन आएगा इसमें आपको हटना होगा। 2024 में आप वोट नहीं करेंगे नरेंद्र? बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि आपने देखा न्याय की आपने बात की, पहलवान खिलाड़ियों का प्रोटेस्ट यहाँ पर चला, आपने जिक्र भी किया, लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह आज भी राजनीति कर रहे हैं, इसको आप कैसे देख रही हैं? खुलेआम पार्लियामेंट में वहाँ संसद भवन में बैठे थे, वो उद्घाटन में आए थे। अगर कोई भी लड़का हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे कैसा भी हो, चाहे उच्च जाति का हो, चाहे नीच जाति का हो, या फिर अच्छे घराने से या नीचे घराने से हो, ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि उसने गलती की है और उसको सजा दीजिए। ब्रजभूषण शरण सिंह कह रहे हैं कि झूठे आरोप लगाए गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी प्रोटेस्ट किया गया एक राजनीति का अखाड़ा था। कि अपनी इज्जत को उछालेगी रोड पे आकर के, इतना धरना प्रदर्शन करेगी, लड़की ऐसा करेगी, ऐसा ब्रजभूषण कह रहे हैं। तो ऐसे ब्रजभूषण को मुंह पे चाटा मारना चाहिए और उनको इस्तीफा दिलवाना चाहिए। ऐसे ऐसे नेता रहेंगे तो हमारा देश का कल्याण हो गया। फिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप क्या संदेश देना चाहती है मणिपुर को लेकर? प्रधानमंत्री को मैं यही कहना चाहूंगी कि जो भी लड़की के साथ हो रहा है, जो भी जितना भी अन्याय हुआ है, उनके खिलाफ आपको आवाज उठाना चाहिए, वरना तो मैंने अभी 2 लाइन सुनाई थी कि आपको कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। गुस्से में हैं, आक्रोश हैं आप प्रधानमंत्री के लिए? बिल्कुल, क्यों नहीं है। अगर आप कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या बेटी बचाओ? ऐसे बेटी बचाओ कि वो अगर बस में जाती है तो उनका रेप कर दिया जाता है, अगर वो जॉब पे जा रही है तो उनका रेप कर दिया जाता है। क्यों बेटी? लेकिन अमित शाह कह रहे हैं कि बेटियां तो सुरक्षित हैं। कैसे सुरक्षित हैं? बस में किराया फ्री कर दिया, बस में जाती हैं, बस में आप क्या कहते हैं, रेप हो जाता है। जॉब पे जा रही हैं बेटियां, रास्ते में आप पकड़ के उनको रेप कर देते हो। ये ऐसे बेटियां सुरक्षित है और ऐसे आप सुरक्षित रखेंगे? ऐसे नेताओं की हमें जरूरत नहीं है। ऐसे नेताओं की हमें जरूरत नहीं है, यानी कि साफ तौर पर आपने देखा कि एक गुस्सा देखने को मिली और ये कहा गया कि यहाँ पर इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी है। युवाओं को देश का आईना कहा जाता है, लेकिन जब युवा सड़क पर आ जाएं तो कहीं ना कहीं सवाल खड़े होने लगते हैं कि कैसे सांप्रदायिक बुलडोजर जो है वो कहीं ना कहीं युवाओं पर भी चलाई जा रही है, यानी कि युवाओं के भविष्य पर भी चलाई जा रही है। तो क्या ये भविष्य अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भविष्य को खतरे में डाल देगा? ये सवाल है, क्योंकि प्रधानमंत्री का भविष्य भी अब सुरक्षित नजर नहीं आता है, क्योंकि अब युवा जो है सड़क पर आ चुके हैं और सड़क से लेकर संसद और संसद से लेकर सड़क तक यहाँ पर युवाओं की आवाज़ गूंज रही है। अब देखना ये पड़ेगा कि आने वाले वक्त में ये आवाज़ कहाँ तक पहुँचती है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ ऋतिक सविता, स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट में। पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूँगा, क्योंकि आप युवा हैं और समझते हैं सब मुद्दों। मेरा नाम अंजलि है और मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से हूँ। दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र आप रही हैं। अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे। अभी आपने जिक्र भी किया कि पहुंचने के बाद उन युवाओं को जो है बंद कर दिया गया जो कहीं ना कहीं सवाल पूछने वाले थे। ये कब तक चलता रहेगा? बिल्कुल, और ये सत्ता की बात है ना। अभी सत्ता में नरेंद्र मोदी है तो इस तरह का पावर है, इस तरह का क्रैकडाउन, इस तरह का विरोध को दबाने की कोशिश लगातार चल रही है और ये मुझे लगता है आने वाले समय में बढ़ेगा ही। पर उसके खिलाफ जो आवाज़ है वो भी लगातार सशक्त हो रही है, उसके खिलाफ जो आंदोलन है वो भी लगातार बढ़ रहे हैं। कैसे आप देखती हैं इस प्रोटेस्ट को? क्योंकि लगातार प्रोटेस्ट होते हैं लेकिन निष्कर्ष बहुत कम निकलते हैं। इतना बड़ा प्रोटेस्ट पहलवान खिलाड़ियों ने किया, निष्कर्ष कुछ नहीं निकला। आपको लगता है कि देश के प्रधानमंत्री युवाओं की आवाज़ सुनेंगे? मुझे बिल्कुल लगता है, क्योंकि ठीक ही बात है। भगत सिंह कहते थे कि बहरों को सुनाने के लिए बम का धमाका करना पड़ता है और किसानों ने ये बम का धमाका किया, लगातार बने रहे। वो 1 साल से ऊपर लगातार बैठे रहे, उन्होंने अपना धरना प्रदर्शन जारी रखा। तो बिल्कुल समय लगेगा, क्योंकि इस तरह की सत्ता है, इस तरह की सरकार है जो हमारी सारी मांगे हैं और जिस तरह के लोग हैं, जो महिलाएं हैं, जो दलित है, मुस्लिम है, अल्पसंख्यक लोग हैं, उसके विरुद्ध है ये सरकार। ये बात बहुत साफ है। पर लगातार अगर हम लोग बने रहेंगे, लगातार इसी तरह से आंदोलन बढ़ेगा, लोग इसमें जुड़ते रहेंगे, हमारी बात जनता तक पहुंचेगी, तो मुझे लगता है बिल्कुल ये कारगर होगा। पेपर लीक का मामला लगातार आप देखते तमाम राज्यों से आता रहता है, जबकि पेपर से ही भविष्य तय होता है कि आपने कितना अच्छा परीक्षा दिया है। क्या आपको लगता है कि ये थमेगा, ये रोकेगा?
बिल्कुल, और पेपर लीक जैसी चीज़ें होती हैं और हम देखते हैं एकदम बम्पर नंबर से इनके तमाम एबीवीपी के लोग, तमाम इनके जो सिंपैथाइजर्स हैं, आरएसएस बीजेपी का लोग आ जाता है ना, नौकरी मिल जाती है। तो मुझे लगता है ये सारे तरीके, फीस महंगा कर देना, पेपर लीक करना, शिक्षा को ऐसा बना देना कि शिक्षा आम लोगों के लिए एक्सेसिबल ना रहे, ये सारे तरीके हैं ताकि ये अपने आसपास के लोगों को, पूंजीपतियों को इन संस्थानों में रख सके, अपने बीजेपी आरएसएस के कार्यकर्ताओं को अपने संस्थानों में रख सके। और दिल्ली यूनिवर्सिटी में हमने ये पहल देख ली है, जो पीएचडी और नेट के बाद जो इंटरव्यूज़ होते हैं और किस तरह से एडहॉक का जो पूरा मसला है, जो नॉन परमानेंट टीचर्स हैं, किस तरह से जो 8-8 10-10 साल तक पढ़ाते रहे उनको निकाल दिया। हिंदू कॉलेज के एक प्रोफेसर थे समरवीर, 8 साल से पढ़ा रहे थे और उनको निकाल दिया, उन्होंने सुसाइड किया। तो किस तरह से ये इंस्टीट्यूशनल मर्डर है और उनकी जगह एक नए ऐसे व्यक्ति को लिया गया है जिसका हम सबको पता है कि आरएसएस से एफिलिएशन है। अभी आपने आरएसएस बीजेपी का लगातार जिक्र किया, कनेक्शन आपको दिखता है? क्योंकि राहुल गांधी सहित तमाम नेता ये कहते आए हैं कि बीजेपी और आरएसएस का कनेक्शन है, यानी कि हमारे देश को चलाने का काम आरएसएस ही कर रही है। बिल्कुल, और स्कूलों में शाखाएं शुरू हो गई हैं। आज फैकल्टी में जहां हमें कोई सेमिनार कराना होता है, हमें कोई प्रोटेस्ट करना होता है, परमिशन नहीं मिलता है, उसी के लॉन में आप आइए किसी दिन दिल्ली यूनिवर्सिटी, आरएसएस की शाखा लगती है डेली। तो कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूनिवर्सिटी नहीं है, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए है, तो ये जो पक्ष है, किसका पक्ष ले रही है सरकार? और बिल्कुल आरएसएस ही नहीं चलाया है, बीजेपी सावरकर को ये लोग पूछते हैं, गोलवरकर की ये लोग बात करते हैं, तो लगातार ये लोग तो आरएसएस के स्वयं चालक लग रहे हैं। रोजगार, शिक्षा और परीक्षा, ये 3 शब्दों को लेकर आप केंद्र की सरकार को क्या बताना चाहते हैं? बदलाव क्या क्या होना चाहिए, क्योंकि आप उस दौर से गुजर रही हैं, तो क्या लगता है कि किन किन मुद्दों पर बदलाव करने की जरूरत है भाजपा पार्टी? बिल्कुल, शिक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो शिक्षा अच्छी और सस्ती सबको मिले, प्राइमरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन, क्योंकि जब पब्लिक यूनिवर्सिटी का आइडिया आया तो इस विचार के साथ आया कि एजुकेशन मोस्ट मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ सोसाइटी को भी एक्सेसिबल हो, जो कि अब नहीं है, वंचित समूह नहीं आ पा रहा है। तो सबसे पहले शिक्षा में ये सुधार किया जाए कि प्राथमिक और फिर हायर एजुकेशन दोनों शिक्षा को बराबर बेहतर किया जाए, इक्विटेबल किया जाए, अफोर्डेबल किया जाए। रोज़गार की बात, रोज़गार में तो यही हो रहा है ना कि इतने सारे युवक हैं जो बेरोज़गार हैं पर सीट कम है, सीट का लगातार मसला, तो सीट को बढ़ाया जाए, अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ दी जाए जिससे वो लोग पढ़ पाएँ। कोचिंग सेंटर जैसा माफिया जो हर एक फील्ड में खड़ा हो गया है, अब ग्रेजुएशन को 4 साल का कर दिया गया है, 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। तो इससे क्या हो रहा है, जो सीबीएसई में पढ़ते हैं लोग वो आ रहे हैं, जो स्टेट बोर्ड में पढ़ते हैं नहीं आ रहे हैं, सीबीएसई में भी पढ़ने वाले वो लोग आ रहे हैं जो कोचिंग अफोर्ड कर पा रहे हैं। तो हर लेयर पे शिक्षा को ऐसा कर देना कि आपका जाति, आपका धर्म, आपका जेंडर ये डिटरमाइन करेगा आपको मिलेगा कि नहीं, तो ये चीज़ खत्म हो। अब थोड़ा सा मणिपुर पर चर्चा कर लेते हैं। मणिपुर का दर्द सबने देखा, वो वीडियो देखने के बाद सबकी रूह कांप गई कि क्या सच में भारत देश जो स्त्री के सम्मान के लिए जाना जाता है, जहां संस्कार और संस्कृति की बात करते हैं, यत्र नार्यस्तु की हम बात करते हैं, इसके बावजूद भी जो लगातार वीडियो आया उस पर चुप्पी क्या कहती है केंद्र सरकार की? आप मणिपुर के इस मुद्दे को देखने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद क्या कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, और मतलब 4 मई की वारदात है। पहली चीज़ तो यही कि एक ऐसा स्टेट जहाँ पे इंटरनेट शटडाउन है, वो वीडियो भी 2-2.5 महीने बाद आता है। वीडियो आने के बाद जब वीडियो वायरल हो जाता है और भारत का सुप्रीम कोर्ट जब कहता है कि अगर मोदी सरकार कुछ नहीं करेगी तो हम इंटरवीन करेंगे, हम फैसला लेंगे, जब जनता बहुत भावुक हो जाती है, जब जनता बहुत डिस्गस्टिंग फील करती है एक्चुअली में, क्योंकि एक महिला को, बात खाली आबरू इज्जत की नहीं है, बात है इंसानियत की। एक महिला को, क्योंकि आप मानते हैं कि एक महिला कम्युनिटी की इज्जत है, तो उस कम्युनिटी को नीचा दिखाने के लिए आप महिला के शरीर को युद्ध का मैदान बना देते हैं। तो किस तरह से उसको नेकेड परेड कराया जाता है, फिर गैंग रेप किया जाता है। वो महिला ये भी बताती है कि जब वो जीप में पुलिस उसको लेके जा रहे थे, पुलिस ने ही उसको मॉब के हवाले किया। तो ये जो दयनीय घटना ये दिखाता है ना कि क्या स्थिति है। सरकार को तब ज़रूरत महसूस फील होती है जब पूरा वायरल हो जाता है, वीडियो दबाव बन रहा होता है जनता से, तब जाके मोदी सरकार और मोदी जी को लगता है कि 2 शब्द बोल देना चाहिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा, बिल्कुल नहीं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा ये एकदम गलत है। इनका नारा होना चाहिए रेपिस्ट बचाओ, है ना, क्योंकि हम देख रहे हैं बृजभूषण को, हम देखते हैं कि तमाम कठुआ में, हम देखते हैं हाथरस में, जहाँ भी इस तरह का रेप होता है, मार्जिनलाइज सेक्शन की महिलाओं के साथ रेप होता है, तो ये लोग संरक्षण में आ जाते हैं। हमने देखा कि रेपिस्टों के समर्थन में रैलियां निकाली है भाजपा के नेताओं ने। हम देखते हैं कि परवेश वर्मा, है ना, और अनुराग ठाकुर जैसे लोग खुले में धमकी देते हैं, चेतावनी देते हैं कि मुस्लिम आदमियों का, मुस्लिम लोगों का नरसंहार हो, मुस्लिम महिलाओं का रेप हो, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती है। कार्रवाई की जाती है जो लोग संविधान को लेकर चलते हैं, जो लोग चाहते हैं भारत एक धर्म
एक सेक्युलर, एक ऐसा डेमोक्रेटिक कंट्री रहे। हम देखते हैं जेलों के पीछे सबसे ज़्यादा मुसलमान दलित लोग हैं। हम देख रहे हैं कि शर्जील इमाम, उमर खालिद, इस तरह के लोग, प्रोफेसर्स, जर्नलिस्ट, एक्टिविस्ट जेलों के अंदर सबसे ज़्यादा भरे हुए हैं। तो ये एक दोगलापन दिखाता है ना एक सरकार का। तानाशाही है, तो तस्वीर तानाशाही की दिख रही है। बिल्कुल है, यही है। जिस तरह से जर्मनी में हुआ जब नाजिज्म आया, इस तरह से यहाँ पे फांसीवाद है। हम देख रहे हैं कि एक ऐसा खतरा जो खतरा नहीं है, काल्पनिक खतरा बताया जा रहा है हिंदुओं को, और काल्पनिक दुश्मन खड़ा कर दिया जा रहा है। वो दुश्मन कौन है? मुसलमान। तो लगातार एक ऐसे छलावे में जनता को बजा लिया जा रहा है। कभी कहीं दंगा करा दो, कभी चुनाव है तो केरला स्टोरी जैसी मूवी निकाल दो, कश्मीर फाइल जैसी मूवी निकालो, गोदी मीडिया के माध्यम से, IT सेल के माध्यम से, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से, तमाम इन चीज़ों के माध्यम से लोगों के दिमाग पे कब्जा किया जा रहा है, लोगों के दिमाग में नफरत बोया जा रहा है, और ये बहुत सफल भी हो रहा है एक हद तक। ये शोषण का पोषण कब तक? क्योंकि आप युवा हैं और अब महिलाएं सड़कों पर आ चुकी हैं। उनका कहने का मतलब ये है कि अब महिला चाहती हैं कि सरकार बदले। क्योंकि जिन महिलाओं से मैं बात कर रहा हूं, उनका कहना यह है कि बीजेपी सरकार महिलाओं की सुरक्षा की बात तो करती है, लेकिन सुरक्षा मुहैया नहीं करवा पाती है। क्या लगता है ये शोषण का पोषण कब तक चलता रहेगा? बिल्कुल, और ये चलता रहेगा। पर मैं यही कह रही हूँ, इसके खिलाफ जो विरोध है, इसके खिलाफ जो आवाज़ें हैं, वो लगातार बढ़ रही हैं, सशक्त हो रही हैं, आंदोलन बड़ा हो रहा है। और किसान भी बहुत टाइम तक बैठे थे, हो ही सकता है समय लगे, पर हम लोग एकदम दृढ़ निश्चय के साथ लग गए हैं कि अब मोदी सरकार को नहीं आने देना। हमें जितनी कोशिश करनी है, हम यूनिवर्सिटी में, कैंपसेस में, गाँव में, शहर में, हमें जहाँ ये आंदोलन ले जाना होगा, जहाँ ये बात ले जानी होगी, हम कोशिश करेंगे। आपके बीच राहुल गांधी पहुंचे थे, चर्चा की थी, मुखर्जी नगर पहुंचे, वहां बातचीत की। क्या लगता है कि राहुल गांधी क्या कुछ युवाओं के लिए सोचते हैं? क्योंकि लगातार देखा जाए तो राहुल गांधी की संसद की सदस्यता खत्म कर दी गई, उसके बाद देखा जाए तो संजय सिंह को निलंबित कर दिया गया। यानी कि जो आवाज उठाता है उसकी आवाज को दबा दिया जाता है, ये विपक्ष का कहना है। विपक्ष कमजोर है या फिर तानाशाही मजबूत है? बिल्कुल, एक दौर में एक लंबे समय से कांग्रेस ने कोई पहल नहीं की है, बिल्कुल ठीक बात है, पर भारत जोड़ो उन्होंने कोशिश की। मुझे ये लग रहा है एक लंबे टाइम से सोया हुआ था कांग्रेस, जो कि बेकार ही बात है। आप देश के सबसे बड़े ऑपोजिशन हैं, आपको ये ज़रूरत ही नहीं फील हो रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं फील हो रही है। मोदी को आने देने में एक बहुत बड़ा हाथ है कांग्रेस का, क्योंकि वो इतने कमज़ोर हैं, लीडर्स नहीं हैं, अंदर का इतना कॉन्फ्लिक्ट है, इतना गुट बना हुआ है, तो ये सारी चीज़ें हैं ही। पर कांग्रेस के समर्थन में नहीं, पर भाजपा ने जो किया, जिस तरह से सदस्यता रद्द की, जिस तरह से लगातार एक अटैक है, इसमें तो हम साथ हैं, क्योंकि ये लगातार स्टेट रिप्रेशन है, स्टेट का जो ब्रूटल पावर का इस्तेमाल है, जो ब्रूटल अटैक है, तो इसमें तो बिल्कुल उसमें समर्थन है। और हम देख रहे हैं इस दौर में इंडिया जैसा एक अपोजिशन का एक अलायंस, जो कि एक बहुत अच्छी पहल है, ज़रूरत है, क्योंकि ज़रूरी है इस दौर में, सबसे ज़रूरी है अपने आपसी मतभेद को भूलकर भाजपा को हराना। इंडिया अलायंस की बात की, लेकिन इंडिया अलायंस को जो यहाँ पर कहा जा रहा है वो ये कहा जा रहा है कि भ्रष्टाचारियों का सम्मेलन है, यानी कि सारे भ्रष्टाचारी एक साथ आ गए। ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कहते हैं। आपको लगता है कि भ्रष्टाचारियों का सम्मेलन है या भ्रष्टाचार को खत्म करने का सम्मेलन है? बिल्कुल, भ्रष्टाचारियों का सम्मेलन एकदम नहीं है। वो सरकार तो कुछ बोलने लायक नहीं है जो सरकार रेपिस्टों की है, जो सरकार खुद भ्रष्टाचारियों की है। बृजभूषण पे खाली रेप केसेस नहीं है, एक तो माइनर का रेप किया है उसने, खाली रेप का बात नहीं है, इतना बड़ा करप्शन किया है उसने, इतने सारे मर्डर्स किए हैं, आप उस व्यक्ति को संरक्षण दे रहे हैं। बिल्किस बानो का जो रेप हुआ, उसके बाद गुजरात हाईकोर्ट उनको बेल दे देती है। बेल खाली बेल की बात नहीं है, वो गुंडे बाहर निकलते हैं और उनको मालाएं पहनाई जाती हैं। तो सामने है कि कौन है गुंडों की सरकार, कौन है रेपिस्टों की और कौन है करप्शन की सरकार। तो क्या लगता है आपको कि हम अपने देश को कैसे बचाएंगे? लोकतांत्रिक हमारा देश है, संवैधानिक पदों पर बैठे तमाम लोग जो हैं वो भी शांत हो जाते हैं। सवाल तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर भी उठाए गए। क्या आपको लगता है कि भारत देश सच में खतरे में है? बिल्कुल खतरे में है, और भारत की जो बहुत सारा डाइवर्सिटी है भारत में, जिस तरह से आज़ादी का आंदोलन लड़ा गया, उसमें भी एक बहुत सशक्त रूप से युवा थे, है ना। दिल्ली यूनिवर्सिटी, तमाम यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले लोगों ने भागीदारी ली। तो इसी तरह से इस समय की भी ज़रूरत है कि युवा, क्योंकि एक लंबे टाइम से CA में हमने देखा देश का सबसे बड़ा अगर कोई ऑपोजिशन है युवक है ना। तो इसी तरह से युवा तमाम वंचित तबकों तक जाए, तमाम गांव शहर हर जगह जोड़े और बात करें। मुझे लगता है बात करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि मिस इन्फॉर्मेशन का दौर है, क्योंकि फेक न्यूज़ का दौर है। तो लोग वही जो देख रहे हैं वही मान रहे हैं। तो बात से पहल की जाए और बिल्कुल एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा किया जाए। आपसे रहेगा कि ED CBI को लेकर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं, EVM को लेकर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इन दोनों मसलों को आप कैसे देखते हैं? ये विपक्ष का डर है या फिर सच में आज EVM की बात कर लो, चुनाव आयोग की बात कर लो, या फिर ED CBI की बात कर लो, ये कठपुतली बन चुकी है?
बिल्कुल कठपुतली बन चुकी है, क्योंकि हर चीज़ कंट्रोल कर रही है भाजपा। जितना पैसा है आईटी सेल, व्हाट्सएप का जो मैंने बात किया कि जनता तक जो न्यूज़ जा रहा है वो न्यूज़ ही बहुत ट्विस्टेड फॉर्म में जा रहा है। अगर कहीं रेप होता है तो रेपिस्ट अगर मुस्लिम निकल जाता है तो मुस्लिमों को खिलाफ एकदम एक अभियान शुरू हो जाता है। बिल्कुल, और हम देख रहे हैं अपोजिशन के लीडर्स, है ना, हम हर जगह देखते हैं कि लोग बोलने से डरते हैं क्योंकि उनको डर है कि छापा पड़ जाएगा। हम देखते हैं जहाँ चुनाव होते हैं इनके हाथ में, या इनके हाथ में जुडिशरी है, इनके हाथ में बिल्कुल है चुनाव आयोग। तो जो पावर का खेल है सारा, ये हर चीज़ कंट्रोल कर रहे हैं, सारा इंस्टीट्यूशन कंट्रोल कर रहे हैं, पर इसके बीच से भी आवाज़ें सशक्त हो रही हैं, इंटेंसिफाई हो रही हैं, आंदोलन खड़े हो रहे हैं और टिक रहे हैं। किसान आंदोलन इस चीज़ का जीता जागता सबूत है। बेटी हुआ बेटी की आवाज़,